सदाकत अली अब्बासी साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि जाएंगे एक पिटिशन लेकर जो नैब के कानून में तरमीम की हैं, लेकिन तरमीम तो फ्लोर ऑफ द असेंबली और पार्लियामेंट में हुई हैं, उन्हें मंजूर कर लिया गया है। क्या मतलब पोजीशन होगी आपकी सुप्रीम कोर्ट के सामने, कितना कामयाब होगी अमली? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हम अक्सर जो बात करते हैं और एक रेजीम चेंज की साजिश की बात करते हैं, तो अगर आप ज़ाहिरी पॉलिटिकली देखें तो मुस्लिम लीग नून का पल्ले तो बदनामी आई है ना। आप देखेंगे उन्होंने कहा था मईशत ठीक करेंगे, मईशत तो ऐसा है जैसे नोज डाइव वो जा रही है, बिल्कुल फ्री फॉल पे जा रही है। आपने करेंसी देख लें, स्टॉक मार्केट्स देख लें, बाकी सारा लोड शेडिंग देख लें, तो पॉलिटिकली तो उनके पास कुछ नहीं आया। अगर देखा जाए तो हुकूमत लेके उन्होंने अगला इलेक्शन अपना ख़त्म कर दिया। तो क्या सोच रहे होंगे कि ये इतने सादे लोग हैं कि इन्होंने इलेक्शन अपना बर्बाद कर दिया, 3.5 साल बाद आने के जो चांसेस है। इन्होंने सीधा सीधा NRO2 लेना था और उसके लिए अपने आप को पेश किया, और बाकी जो लोग भी हैंडलर्स थे उनके अपने मसाइल थे। तो उस सिलसिले में इन्होंने आके 1, 2, 3 सबसे पहले तो क्या हुआ कि 60% लोगों को कैबिनेट में डाला जो मुजरमान, मुल्ज़मान और जमानती। उसके बाद आके सबको ECL से निकाल दिया। पहला फायदा, यानी आप देखें कि हुकूमत आ रही है, मुल्क मुश्किलों में है, और वो आके उन तमाम मुजरमान या कैदियों या जमानतियों की उन्होंने वो ECL पे ख़त्म किया। उसके बाद आके FIA, चूँकि जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री है वो भी 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है, और जो आपका सबसे बड़े सूबे का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो दोनों बाप बेटों ने आके अब बैठ के काजी खुद बन गए, मुल्जिम काजी बन गए। उन्होंने जितने भी प्रोसिक्यूशन के लोग थे उन सबको इधर उधर करके, जितने उनके प्रोसिक्यूटर से बदल के अपना केस ख़त्म कर दिया। उसके बाद नैब था जो इंडिपेंडेंट था, ऑटोनोमस था, उसमें खामियां भी होंगी, हम भी समझते हैं कि और बहुत तेज़ जाना चाहिए था। वो आप उसके लिए आप कुछ भी ना करें, सिर्फ खुरम दस्तगीर की वो ऑडियो वीडियो सुन लें कि हमें चूंकि इन्होंने 60 जज रखने थे, उन्होंने केसेस सारे कंक्लूड करने थे, हम सबको सजाएं हो जानी थी और हमारा नायल हो जाते। इस वजह से ये जो रजीम चेंज है, आखिरी बात, ये नैब का कानून जब खत्म हो जाएगा तो अगर मुझे आप मौका देंगे तो एक एक आदमी को इसमें जिसने उस रजीम चेंज में हिस्सा दिया उनको फारिग कर दिया। आज करप्शन अल्हम्दुलिल्लाह लीगल हो गई है। नवाज शरीफ खाता है तो क्या हुआ, लगाता भी तो है। ये नारा जो है उसके मिज़दाक आज पाकिस्तान में एहतसाब का निजाम दफन हो गया। इसको कानूनी लेंस से भी देखते हैं, लेकिन पहले अली परवेज मलिक साहब से इसका एक सियासी पहलू ले लेते हैं। अली परवेज मलिक साहब, क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से आपकी हुकूमत ने नैब के कानून में तरमीम की हैं, जिस तरह से हुकूमत आई, फोकस रहा FIA के केसेस, नैब के केसेस और इसके हवाले से तबादले, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, उससे आपकी सियासी साख जो है बड़ी मुतासर हुई है। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को, जैसे कि आज उन्होंने कहा, ये कहने का मौका मिला है कि इनके आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने आप को केसेस से निकालना था, इनका और कोई हायर पर्पस था ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, गुजारिश ये है कि मेरे दोस्त सदाकत अब्बासी साहब ने दुनिया की हर चीज़ के ऊपर बहस की है, पर वो हमें नहीं बताया कि जो नैब के कवानीन के अंदर तरमीम हुई है उसमें से वो कौन सी तरमीम है जिसके ऊपर इनकी रिजर्वेशंस हैं। तो मैं उम्मीद रखूंगा अगले सेगमेंट में यकीनन वो उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत कमेंट कर देंगे। और जहां तक इनका सुप्रीम कोर्ट में जाके इस कानून को, इस अमेंडमेंट को चैलेंज करने की बात है, वो बिल्कुल इनका हक है, जरूर जाएं। पर वहां पर आला अदलिया के जज साहिबान क्या इनसे पहले ये नहीं पूछेंगे कि जो ऐवान के अंदर जब ये अमेंडमेंट्स के ऊपर बहस हो रही थी तो आप उस अवान से तनख्वाहें भी लेते थे, आपने वहां पे लॉजेस के ऊपर भी काबिज थे और आपने हर सहूलत एज ए पार्लियामेंटेरियन अवेल की, पर आपने उस ऐवान के अंदर जाके अपनी जिम्मेदारी पूरे करने की तकलीफ नहीं की। तो सबसे पहले तो इनको ये चीज का एहसास होना चाहिए, और उसके बाद यकीनन अगर कोई खामी रह गई और ये नेक नियति से आगे आएंगे तो हम उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, देखें जो नैब की जो आज तक कारकर्दगी थी उसको भी जरा एक सेकंड के लिए सामने रख लें और उसका मुआजना कर लें जो सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया के जो बेपनाह फैसले आए हैं नैब के, जब केसेस उनके ऊपर टेक अप हुए हैं। तो दूसरी चीज आपको जब मैं ये कहता हूं तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि यकीनन जो कवानीन थे उसके अंदर गैप्स मौजूद थे और उनको इंप्रूव करने की जरूरत थी। तीसरी बात यह कि जो आज हम तरमीम लेके आए हैं जिसके ऊपर ये अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा जरा ये जो पहले ऑर्डिनेंस के जरिए अमेंडमेंट्स लेके आए थे ना,
ना, उनको भी जरा साथ रखें और उनका मुआवजा करके देखें कि इनके अंदर ओवरलैप कितना है। क्योंकि अगर ये समझते हैं कि नैब का इतना जबरदस्त कानून था तो ये ऑर्डिनेंस के जरिए उसको क्यों तरमीम करने चले थे, और आज अगर ऑर्डिनेंस से तरमीम कर रहे थे और उस वक्त इनके पास मेजॉरिटी नहीं थी और इनको बैक ट्रैक करना पड़ा, और उनमें से काफी वही तरमीम जो है आज हम नेशनल असेंबली के थ्रू और सेनेट के थ्रू आगे पास करवा के ले हैं, तो सिर्फ इसलिए कि आज इनकी हुकूमत नहीं है, इन्होंने उसके ऊपर एहतजाज करना है। तो कम से कम अपने रवैये और अपनी जो तरीका कार है और सियासत है वो तो जरा देख लेना एक सेकंड के लिए। अब जो बात इस तरह से बड़े इंटरेस्टिंग नुक्ते आपने उठा दिए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग कानूनी, बड़े इंटरेस्टिंग कानूनी और आईनी नुक्ते आपने उठाए। ये हम सियासी बहस के अंदर इस सारी चीज को धुंधला मत करें, स्पेसिफिक्स पे बताएं इनकी क्या तहफ्फुज़ात हैं ताकि हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करें, और जहां से ये तनख्वाहें लेते हैं उस ऐवान के अंदर आके अपना किरदार अदा करें। ठीक है, दो की इश्यूज उठाए, ठीक है, दो की इश्यूज उठाएं। सदाकत साहब आप अपने पॉइंट तैयार रखें, मैं जरा अबू ज़र सलमान खान नियाजी को इसमें लेके आ सकूं। नाज़िर साहब आप एडवोकेट हैं, आप कानूनदान हैं, उभरते हुए कानूनदान हैं इस मुल्क के। एक तो पहला नुक्ता उन्होंने ये उठाया कि ये मौजूद ही नहीं थे असेंबली में। सुप्रीम कोर्ट पहला सवाल तो ये पूछेगी कि अगर आप नेशनल असेंबली की तनख्वाहें ले रहे थे तो आपने आके इस कानून साजी को आके रजिस्ट क्यों नहीं किया। दूसरा इशू है कि आखिर ऐसी अमेंडमेंट्स हैं क्या जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। टू क्वेश्चंस टू यू। देखिए मोहित साहब, जो कभी कोई भी जब कानून पास होता है, जो लेजिस्लेचर पास करता है, बोथ हाउसेस से पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है, और जब वो नहीं देता असेंट तो वो फिर डीम्ड असेंट भी हो जाता है आर्टिकल 75 में, तो उसके बाद फिर उसकी हैसियत एक कानून की हो जाती है। तो अगर आपने चैलेंज करना है कि ये कानून जो है इसको कोर्ट स्ट्राइक डाउन करे, तो उसकी दो कंडीशंस होती हैं मोहित साहब। पहली कंडीशन होती है लेजिस्लेटिव इनकॉम्पिटेंस की, कि क्या जिस इदारे ने ये कानून बनाया है क्या उसमें कॉम्पिटेंस थी क्या नहीं थी। अब इसमें पार्लियामेंट ने बनाया है तो पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस जो है क्रिमिनल लॉ के अंदर कानून बनाने की, तो वहाँ पे तो इट्स फाइन। फिर दूसरी जो कैपेसिटी होती है या टच स्टोन होता है जिस पे आप एक वैलिडिटी कानून की चेक करते हैं, वो होता है ऑन द टच स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। तो कोई भी सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन जैसे एक पार्लियामेंट का एक्ट है सिंपल, तो वो इट शुड नॉट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन पर्टिकुलर द फंडामेंटल राइट्स चैप्टर जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये अब कोर्ट में बात जाएगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दूसरा नुक्ता चूंकि आपने खुद बताया नियाजी साहब, तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट आएगा इन अमेंडमेंट्स का। मैं वही कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट आप देखते हैं कहीं पे मुमकिन तौर पर। जी बिल्कुल मोहित साहब, ये तो अब इनको बताना होगा पीटीआई के लॉयर्स को कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट कौन सी प्रोविजन के साथ है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे लास्ट टाइम जो सुप्रीम कोर्ट, वैसे हमारी कोर्ट्स स्ट्राइक डाउन नहीं करती हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दे आर वेरी रिलक्टेंट। लास्ट टाइम जो स्ट्राइक डाउन किया था वो सिर्फ इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत थी, अगर आपको याद हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आया था। कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि इट इज अगेंस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो स्ट्राइक डाउन 2012 में बाद मोहम्मद काकड़ केस था। तो अभी अगर पीटीआई को केस एस्टैब्लिश करना है कि इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेरे ख्याल से इनको फिर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पब्लिक की बेसिस पे केस को आर्ग्यू करना होगा। लेकिन दैट विल बी मोहित साहब अ वेरी डिफिकल्ट केस, इट विल नॉट बी इजी। तो इसको मेरे ख्याल से काफी तैयार करना पड़ेगा। ये कोर्ट्स आर वेरी रिलक्टेंट, मैं फिर कहूंगा। बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया नियाजी साहब आपने, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, बड़ा आपने अच्छा सवाल रेज कर दिया सदाकत साहब के लिए। सदाकत साहब बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि एक्ट तो पार्लियामेंट का है, प्रेसिडेंट ने असेंट नहीं दिया लेकिन ऑटोमेटिकली डीम टू बी इफेक्टिव, ये कानून बन चुका है। पाकिस्तान की अदालती तारीख इस किस्म की है कि जब पार्लियामेंट से दोनों हाउसेस से बहरहाल एक प्रोसेस के थ्रू एक कानून बनता है तो पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस भी है, उससे चैलेंज में आपको साबित करना पड़ेगा कि ये इन कॉन्फ्लिक्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन है, विच इज़ नॉट ईजी, या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो सियासी तौर पर तो ठीक है लेकिन कानूनी तौर पर खासी मुश्किल बैटल। देखिए, मैं कोई कानून का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं, और न्यायी साहब जो कानून को समझते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि क्या कोई कानून पर्सन स्पेसिफिक बन सकता है। मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास क्या इसकी लॉजिक है। एक है जी कि सेक्शन 21G खत्म हो गया, उससे मरियम नवाज का एवन फील्ड का केस खत्म हो गया। सेक्शन 9AX और सेक्शन 5 खत्म हो गया, ख्वाजा साद रफीक को इसका फायदा पहुंच गया। सेक्शन 14 से मनी ट्रेल की शर्त खत्म कर दी गई, जो इनके सारे केसेस हैं। इसी तरह आप मुझे कहते हैं सेक्शन 4 राजा परवेज अशरफ के लिए, सेक्शन 9A5 से
आपकी फालूदे वाला केस खत्म हो गया। इन्होंने क्या कर दिया, डेफिनेशन जो थी आपकी असासों की, उसको इस तरह बना दिया कि अब अगर किसी रिश्तेदार का असासा आप है, ये कह रहे हैं कि इनका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, जो कानून बना है इसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो कानून बनाया गया, इसके बाद 1200 अरब रुपया जो मतलूब था सरकार के खाते में आना था, 1100 अरब रुपया अल्हम्दुलिल्लाह एनआरओ हो गया। सिर्फ 100 अरब के केसेस रह गए। अब डिटेल क्या है और इसका हमारे पास बुनियादी लॉजिक क्या है कि कभी भी कोई मुल्ज़म अपना जज नहीं बन सकता। तो ये उस पार्लियामान की हैसियत क्या है जहां पे हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ साहब की है और अपोजिशन लीडर वो है जो इनका टिकट होल्डर बनने जा रहा है। एक तो इसकी कोई मॉरल वैल्यू नहीं है, इसकी मॉरल अथॉरिटी नहीं है। नंबर 2, ये सारे कवानीन पर्सन स्पेसिफिक हैं और कोई भी कानून अगर पर्सन स्पेसिफिक है तो सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा सकती है। बाकी जो इसकी लीगल बहस है वो तो वहाँ होगी। सियासी बहस क्या है कि ये लोग पिछले 30 साल से एक दूसरे को चोर चोर कहते रहे, हमें गले फाड़ने पेट फाड़ने के लिए पैसे निकालने की बात करते रहे। आज बड़े खुशी खुशी ना मौलाना फजल रहमान की असेंबली जाली है जो पहले जाली थी, अब 4 वजीर मिल गए वो भी ठीक हो गया, ना वो असेंबली सेलेक्टेड थी, आ चुके शहबाज शरीफ वजीर आजम हो गया और जरदारी साहब जो है उसके साथ पार्टनर हो गए। तो ये पार्टनर इन क्राइम है और बड़ा कौम सारी इस चीज़ पे यकजान और यकसुई है कि ये जो कुछ भी साजिश हुई है उसका बेनिफिट क्या है कि इमरान खान पहले दिन से कह रहे थे इनको एनआरओ चाहिए और मैं मर भी जाऊंगा तो एनआरओ नहीं दूंगा।